हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी हब और मैं हूँ आपकी एजुकेटर रक्षा मिश्रा। और इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैमल्स। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ड्रोसोफिला के सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस को डिस्कस किया, ग्रास ओपर में और इसके अलावा बर्ड में जो सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है उसको डिस्कस किया। और आज की ये लास्ट क्लास है सेक्स डिटर्मिनेशन की, जिसमें हम लोग मैमल्स के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैमल्स। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन की। प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि गोनट का डिटर्मिनेशन करना। गोनट मतलब कि टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा कि ओवरी का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जब सेक्स डिटर्मिनेशन होता है तो ये चीज़ डिटरमाइन की जाती है कि यहाँ पर टेस्टिस बनेगी कि ओवरी बनेगी। ठीक, तो वो होता है प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन। और ये जो प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन है ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड्स करता है क्रोमोसोम पर। जैसे यहाँ पर जब गैमेट्स फॉर्मेशन हुआ तो फीमेल तो होमोगैमेटिक रहेगी क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम है, और अगर एग का फॉर्मेशन हो रहा है तो दोनों ही में एक्स क्रोमोसोम ही जाएगा। यही मेल की अगर बात की जाए तो ये हेट्रोगैमेटिक होगा। यहाँ पर एक स्पर्म में तो एक्स क्रोमोसोम जाएगा और दूसरे स्पर्म में वाई क्रोमोसोम जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जब फ्यूजन हुआ तो फाइनली यहाँ पर एक जो जायगोट बना उसके पास एक्स एक्स क्रोमोसोम आ गया और दूसरे के पास एक्स वाई आ गया। तो पास एक्स एक्स क्रोमोसोम है वो ओवरी में कन्वर्ट होनी है, और जिनके पास एक्स वाई है वो टेस्टिस फॉर्मेशन वहाँ पर हो रहा है। ठीक, वहाँ पे टेस्टिस बन रही है। तो ये जो ओवरी और टेस्टिस का फॉर्मेशन हो रहा है ये क्या है? प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है कि जो सेक्स क्रोमोसोम है कौन से पहुँच रहे हैं। अगर एक्स एक्स है तो ओवरी बनेगी और अगर एक्स वाई है तो टेस्टिस बनेगी। तो ये तो था प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इसी प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म जो है मैमल्स में हम उसको देखेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग बात कर रहे हैं टेस्टिस डिटरमाइनिंग जीन्स की, जिसमें आता है SRY, SF1, SOX9। ठीक, और ओवरी डिटरमाइनिंग जीन में आता है DAX1, RSPO1 और WNT4। टेस्टिस डिटरमाइनिंग जीन्स। सबसे पहले बात करते हैं SOX9 की। तो ये जो SOX9 है ये क्या है? ऑटोसोमल जीन्स है। ये ऑटोसोमल्स है और इसका मेन रोल किस में है? टेस्टिस फॉर्मेशन में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। देखा ये जाता है कि अगर कोई XX ह्यूमन है और वहाँ पर अगर एक SOX9 की एक एक्स्ट्रा कॉपी डाल दी जाए, मतलब एक तो कॉपी होती ही है लेकिन अगर एक कॉपी और इंसर्ट कर दी जाए तो ऐसी कंडीशन में भले ही उसमें SRY जीन्स नहीं है, उसके बावजूद SRY जीन्स ना होने के बावजूद भी ये XX ह्यूमन जो है वो एक मेल में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि होना किस में चाहिए था? इसको फीमेल में। लेकिन इस SOX9 की एक्स्ट्रा कॉपी की वजह से ये एक मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब बात ये आती है ये जो SOX9 प्रोटीन्स है इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं? तो इसके डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन वो ये है कि ये खुद के एक्टिवेशन को प्रमोट करता है। मतलब कैसे? खुद के ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेगा। कैसे करेगा? ये जाकर जो खुद का प्रमोटर है उसको ये एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से ये खुद के ट्रांसक्रिप्शन को लंबे समय तक स्टार्ट करे रहेगा। ठीक, तो फर्स्ट तो इसका रोल यही रहता है कि एक तरीके से खुद के जो एक्सप्रेशन है उसको प्रमोट कर रहा है। सेकेंड इसका जो फंक्शन रहता है वो ये रहेगा कि ये बीटा कैटनिन की जो एक्टिविटी है उसको ब्लॉक करता है ताकि ओवरी का फॉर्मेशन ना हो सके, क्योंकि बीटा कैटनिन जो है ये ओवरी फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। और अगर यहाँ पर टेस्टिस का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में बीटा कैटनिन को रोकने के लिए यहाँ पर SOX9 फंक्शन करता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट रोल इसका ये रहता है कि ये FGF9 जो कि एक पैराक्राइन फैक्टर्स होता है टेस्टिस फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो ये जो SOX9 का जो थर्ड फंक्शन है वो ये है कि ये FGF9 के एक्सप्रेशन को प्रमोट करता है और FGF9 SOX9 के एक्सप्रेशन को प्रमोट करता है। तो इस तरीके से SOX9 और FGF9 इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव फीडबैक लूप देखने को मिलता है। ठीक, इस फिगर में अगर आप देखिए तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम लोग केवल बात कर रहे हैं SOX9 की, ये SOX9 क्या कर रहा है। ठीक,
जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे, SF1 SRY ये क्या चीज़ हो रही है, क्या कर रहा है, अभी ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी सिर्फ बात करी जा रही है SOX9 की। तो इस SOX9 को देखिए ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आप देखिए तो ये बीटा कैटनिन को सप्रेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये बीटा कैटनिन को अगर आप देखिए तो ये क्या कर रहा है, ओवरी फॉर्मिंग जीन्स का एक्टिवेशन कर रहा है, फॉलिस्टेटिन का एक्टिवेशन कर रहा है। तो बीटा कैटनिन क्या कर रहा है, ओवरी फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर क्या होना है, टेस्टिस का फॉर्मेशन। तो SOX9 का एक फंक्शन क्या हो गया, बीटा कैटनिन की एक्टिविटी को इनहिबिट करना। दूसरा फंक्शन इसका क्या हो गया कि ये SOX9 जो है ये अपने ही एक्सप्रेशन को प्रमोट करता है, खुद के प्रमोटर को एक्टिवेट करता है ताकि इसके जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन जो है लंबे समय तक चलता रहे और इसका एक्सप्रेशन होता रहे। तो ये खुद के एक्सप्रेशन को प्रमोट कर रहा है। थर्ड फंक्शन इसका ये हो गया कि ये SOX9 जो है FGF9 के एक्सप्रेशन को प्रमोट कर रहा है, और ये जो FGF9 जब बनता है तो ये SOX9 के एक्सप्रेशन को प्रमोट करता है। तो इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव फीडबैक लूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये फंक्शन किसके हो गए, SOX9 के। नेक्स्ट जो हम लोग फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे इस FGF9 के बारे में, जो कि एक पैराक्राइन फैक्टर होता है। टेस्टिस फॉर्मेशन के समय इसका रोल देखने को मिलता है। ठीक, अब देखिए इस FGF9 का रोल क्या होता है। देखिए FGF9 जो है ये सर्टोली सेल्स के जो प्रिकर्सर है, मतलब वो प्रिकर्सर जिनसे सर्टोली सेल्स बननी है उनके पॉलीफ्रेशन के लिए ज़रूरी है, या आप ये कह सकते हैं कि ये FGF9 जो है ये सर्टोली सेल के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, उनके पॉलीफ्रेशन के लिए ज़रूरी है। ठीक, इसके साथ ही साथ ये जो FGF9 है ये WNT4 सिग्नलिंग को रिप्रेस करता है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पर फिगर में देखा कि बीटा कैटनिन क्या करता है, ओवरी फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, और इस बीटा कैटनिन को एक्टिवेट कौन कर रहा है, WNT4। तो FGF9 इस WNT4 को ही क्या करता है, सप्रेस करता है, इस पाथवे को रोक देता है ताकि बीटा कैटनिन ना बने, क्योंकि अगर बीटा कैटनिन बनेगा तो फिर ओवरी फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस वजह से WNT पाथवे को रोकने का काम भी कौन करता है, FGF9 करता है। साथ ही साथ जो SOX9 का जो एक्सप्रेशन है उसको मेंटेन करना, जो हम लोग पॉजिटिव फीडबैक लूप के बारे में बात कर रहे थे उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है कि SOX9 का जो एक्सप्रेशन है उसको मेंटेन रखने के लिए भी FGF9 का होना ज़रूरी है। ठीक, SOX9 FGF9 के एक्सप्रेशन को प्रमोट कर रहा है और FGF9 SOX9 के एक्सप्रेशन को मेंटेन रख रहा है। तो दोनों के बीच में एक पॉजिटिव फीडबैक लूप है। तो ये जो फंक्शन है ये किसके हैं, FGF9 के। नेक्स्ट आता है स्ट्राइडोजेनिक फैक्टर 1, शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं SF1। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल इसका तो रहता है बाइपोटेंशियल गोनेट फॉर्मेशन के लिए। बाइपोटेंशियल गोनेट जो है डेवलपमेंट के स्टार्टिंग स्टेज में बनता है, फिर उसके बाद जिस तरीके के क्रोमोसोम हैं उसके बेसिस पे ये बाइपोटेंशियल गोनेट जो है या तो टेस्टिस में कन्वर्ट हो जाएगा या ओवरी में। तो इसका नाम ही देखिए क्या है, बाइपोटेंशियल, मतलब एक ऐसा गोनेट जिसके पास दो पोटेंशियल हैं, जो दो चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है। अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है कि कैसे क्रोमोसोम है। अगर XX है तो ये बाइपोटेंशियल गोनेट ओवरी में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर XY है तो ये टेस्टिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो SF1 है ये बाइपोटेंशियल गोनेट के फॉर्मेशन में इसका इम्पॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। इसके आगे के फंक्शन की अगर बात की जाए तो फिर ये टेस्टिस फॉर्मेशन में ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओवरी में फिर SF1 का कोई रोल नहीं होता। जैसे यहाँ पे दिया भी गया है कि SF1 का जो लेवल है वो डिक्लाइन रहता, कहाँ पर, जो XX माउस है उसमें कम रहेगा, लेकिन जब टेस्टिस का डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पर इसका एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई देखा जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ सर्टोली सेल्स में ये SF1 क्या करता है, तो टेस्टिस में दो तरीके की सेल्स हम पढ़ते हैं, एक होती है सर्टोली सेल और दूसरी होती है लीडिंग सेल। सर्टोली सेल्स के केस में ये जो SF1 है ये SRY के साथ मिलकर SOX9 को एक्टिवेट करता है, जैसा कि आपने इस फिगर में देखा था। जैसे यहाँ पर देखिए इस फिगर में भी ये चीज़ क्लियर है कि SF1 किसके साथ मिल रहा है, SRY के साथ मिलकर किसको एक्टिवेट कर रहा है, SOX9 को। तो पहला फंक्शन तो इस SF1 का यही हो गया कि ये क्या कर रहा है, SOX9 को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक, कहाँ पर, सर्टोली सेल में।
ओके, तो सर्टोली सेल में SF1 क्या कर रहा है, SRY के साथ मिलकर SOX9 को एक्टिवेट कर रहा है। उसके बाद ये जो SOX9 है ये क्या कर रहा है, इस SF1 के साथ मिलकर जो मुलेरियन एंटी मुलेरियन हार्मोन्स है उसके ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट कर रहा है। तो एक तरीके से जब SOX9 बना तो वहाँ पर भी SF1 इस SOX9 के साथ मिलकर एंटी मुलेरियन हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसको ये बढ़ा रहा है। नेक्स्ट आती है लीडिक सेल। तो लीडिक सेल के केस में यहाँ पर ये जो SF1 है ये जो टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन के लिए जो भी एंजाइम्स हैं, ठीक, उनके जीन्स के एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी है। SF1 एक्टिवेट जीन्स इनकोडिंग द एंजाइम्स दैट मेक टेस्टोस्टेरोन। और सबसे लास्ट होता है SRY, जिसे बोला जाता है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ द Y क्रोमोसोम। ठीक, तो ये कहाँ पर रहता है, ये प्रेजेंट रहता है शॉर्ट आर्म जो होती है Y क्रोमोसोम की। जैसे मान लीजिए ये एक Y क्रोमोसोम है, तो ये जो शॉर्ट आर्म है यहाँ पर कौन रहेगा, SRY रहेगा। ये अगला फैक्टर है। तो एक बार हम लोग इस फिगर से थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यहाँ से देखिए, सबसे पहले जेनिटल रिज बनी और जेनिटल रिज में अभी हम लोगों ने SF1 का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फंक्शन देखा था कि SF1 जो है ये बाइपोटेंशियल गोनेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो जेनिटल रिज किस में कन्वर्ट हो गई, बाइपोटेंशियल गोनेट में। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें SF1 है, इसमें WT1 है, इसमें LHS9 है, इसमें GATA4 है। तो इन सभी की मदद से एक बाइपोटेंशियल गोनेट बन रहा है। बाइपोटेंशियल गोनेट बनने के बाद प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, जहां पर क्रोमोसोम से ये चीज डिटरमाइन होगी कि आगे जाकर ये बाइपोटेंशियल गोनेट ओवरी में कन्वर्ट होगा कि टेस्टिस में कन्वर्ट होगा। प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन के दौरान अगर XX क्रोमोसोम है तो फिर ये बाइपोटेंशियल गोनेट ओवरी में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर XY क्रोमोसोम है तो ये बाइपोटेंशियल गोनेट एक टेस्टिस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी चूंकि हम लोगों ने टेस्टिस पढ़ा है तो अभी हम लोग इसी फिगर को टेस्टिस वाला ही देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेस्टिस फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट जो हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़े थे वो कौन कौन से जीन्स थे। एक तो SRY था, SOX9 था, SF1 था। ठीक, इसके अलावा एक पैराग्राइन फैक्टर्स FGF9 का भी इम्पोर्टेंट रोल देखा। तो यहाँ पर SRY और SOX9 जो है ये ऑटोसोम्स है, और जबकि SRY क्या है, सेक्स क्रोमोसोम जो Y क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म है वहाँ पर प्रेजेंट रहता है। तो इन दोनों की मदद से एक बाइपोटेंशियल गोनेट टेस्टिस में कन्वर्ट हो गया। अब टेस्टिस में दो तरह की सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, सर्टोली सेल और लीडिक सेल। ये जो सर्टोली सेल्स है SF1 की प्रेजेंस में, स्टाइडोजेनिक फैक्टर्स 1 की प्रेजेंस में, इससे क्या हुआ, एंटी मुलेरियन हार्मोन्स का प्रोडक्शन किया गया। कैसे हुआ था ये हम लोगों ने पढ़ा भी था कि ये SF1 SRY के साथ मिलकर सर्टोली सेल में SOX9 का एक्सप्रेशन कराता है, फिर वो SOX9 इस SF1 के साथ मिलकर एंटी मुलेरियन हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए जो भी जरूरी जीन है उनके ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करता है। ओके, अब ये जो एंटी मुलेरियन हार्मोन्स क्या करेगा, ये जो मुलेरियन डक्ट है जिससे फीमेल पार्ट बनते हैं उसका ये रिग्रेशन कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो फीमेल इंटरनल ऑर्गन थे, जैसे कि यहाँ पर यूट्रस है, ओविडक्ट है, सर्विक्स है, ये इनका फॉर्मेशन फिर नहीं होगा। दूसरी तरफ जो लीडिक सेल होती है वो SF1 की रिस्पांस में टेस्टोस्टेरोन के फॉर्मेशन को प्रमोट करती है। इस SF1 की वजह से ऐसे जीन्स का एक्सप्रेशन किया जाता है जिनसे टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन हो सके, ऐसे एंजाइम्स को इनकोड किया जाए जिससे टेस्टोस्टेरोन बन सके, तो फिर यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन बनता है। ठीक, लीडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये वुल्फियन डक्ट को कन्वर्ट कर देता है मेल इंटरनल जेनिटेलिया, मतलब मेल के जो इंटरनल पार्ट हैं जैसे एपिडिडाइमस, वॉसा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो टेस्टोस्टेरोन है अपनी हाईली एक्टिव फॉर्म डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होके जो पेनिस है, प्रोस्टेट है या स्क्रोटम है उसके फॉर्मेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं ओवरी डिटरमाइनिंग जीन्स की। तो बात करते हैं DAX1 की। तो DAX1 कहाँ मिलता है, X क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म में। यहाँ पर देखा ये जाता है कि अगर कोई XY इंडिविजुअल है और वहाँ पर DAX1 की अगर 2 कॉपी रख दी जाए,
2 कॉपी अगर है DAX1 की, तो ऐसी कंडीशन में गोनेडल डिसजेनेसिस होगा और यहाँ पर एक फीमेल फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ फिगर में देखते हैं कि x है, ठीक, ये भी XY है और ये XY है। एक नॉर्मल XY के केस में क्या होता है, जो आप X क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म देख रहे हैं, इसमें एक DAX1 प्रेजेंट रहता है, Y क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म में SRY प्रेजेंट रहता है और इस तरीके से टेस्टिस फॉर्मेशन होगा और मेल बन जाएगा। XX के केस में शॉर्ट आर्म में एक DAX1 ये एक्टिव रहेगा, दूसरी तरफ जो X क्रोमोसोम है उसमें ये जो DAX1 है ये इनएक्टिव रहेगा, ओवरी फॉर्मेशन होगा और फाइनली फीमेल बनेगी। लेकिन गोनेडल डिसजेनेसिस कब होता है, जब यहाँ पर XY इंडिविजुअल हो और इसका जो X क्रोमोसोम है इसमें जो DAX1 है इसकी 2 कॉपी हो। नॉर्मली अगर आप देखो तो एक सिंगल कॉपी है, लेकिन यहाँ पर डबल कॉपी है, ठीक, और SRY है ही है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो 2 कॉपी होती है DAX1 की, ये इस SRY के फंक्शन को ब्लॉक कर देती हैं। इस कंडीशन में अब ये SRY जो है ये अपना काम नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर टेस्टिस फॉर्मेशन फिर नहीं होता। भले ही XY इंडिविजुअल है पर यहाँ टेस्टिस नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो 2 कॉपी हैं DAX1 की, इनका डोमिनेंट इफेक्ट देखा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, गोनेडल डिसजेनेसिस हो जाता है और फाइनली फीमेल फिनोटाइप ही यहाँ पर डेवलप होगा। ओके, अगला हम लोग बात करते हैं यहाँ पर WNT4 की। देखिए, WNT4 ओवरी डिटरमाइनिंग जीन्स में आता है। कहाँ पर होगा, ऑटोसोम्स में प्रेजेंट रहते हैं। इनकी मदद से बीटा कैटनिन पाथवे स्टार्ट होता है, बीटा कैटनिन का एक्युमुलेशन होगा और फिर यही बीटा कैटनिन जो है ओवरी फॉर्मेशन के लिए जरूरी होगी, ठीक है, क्योंकि इसी बीटा कैटनिन की वजह से जो ओवरी प्रोड्यूसिंग जीन्स हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। साथ ही साथ जो SOX9 आपने देखा था उसकी एक्टिविटी को भी ये ब्लॉक करती है। तो WNT का इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि ये WNT जो है, इससे WNT पाथवे स्टार्ट हुआ, बीटा कैटनिन का एक्युमुलेशन हुआ। अब बीटा कैटनिन अगर बना है तो ये बीटा कैटनिन सबसे पहले तो SOX9 के एक्सप्रेशन को रोक देगा ताकि टेस्टिस ना बने। दूसरी तरफ ये बीटा कैटनिन जो ओवरी फॉर्मिंग जीन्स है उनके एक्सप्रेशन को प्रमोट करेगा। तो इस तरीके से ओवरी का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है WNT4 की मदद से। अब यहाँ पर कुछ नोट दिया है कि अगर कोई XX माइस है और उसमें WNT4 जीन नहीं है तो फिर क्या होगा। तो देखिए, अगर WNT4 नहीं होगा तो बीटा कैटनिन पाथवे नहीं चलेगा, बीटा कैटनिन नहीं होगा तो SOX9 एक्टिव होगा और अगर SOX9 होगा तो एंटीकोलिन हार्मोन्स का प्रोडक्शन होगा, है ना। साथ ही साथ जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स हैं उनका भी प्रोडक्शन होगा। तो इस कंडीशन में भले ही XX माइस है फिर भी ये एक फीमेल में कन्वर्ट नहीं होगा बल्कि एक मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ओवरी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ओके, दूसरी तरफ अगर XY माइस है और उसमें आप WNT4 का डुप्लीकेशन करते हैं, एक कॉपी तो पहले से थी, एक कॉपी आपने और इंसर्ट करा दी, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर SRY का जो फंक्शन है वो रुक जाएगा। डोमिनेंट इफेक्ट हो जाएगा किसका, WNT4 का, और फीमेल फिनोटाइप डेवलपमेंट होगा भले ये XY माइस है फिर भी, ठीक। नेक्स्ट आता है R स्पॉन्डिन 1, शॉर्ट फॉर्म में RSPO1 कहा जाता है। तो ये भी किसके लिए जरूरी है, ओवरी फॉर्मेशन के लिए, और ये WNT4 के साथ ही काम करता है। मतलब एक तरीके से जब आप इसकी सिग्नलिंग पढ़ते हैं WNT सिग्नलिंग, तो वहाँ पर RSPO जो है ये मदद करता है। दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करते हैं और फाइनली बीटा कैटनिन का प्रोडक्शन होता है। और फिर जब बीटा कैटनिन प्रोड्यूस होगा तो फिर SOX9 का जो एक्सप्रेशन है उसे ब्लॉक किया जाएगा, उसे इनहिबिट किया जाएगा, ओवरी डिटरमाइनिंग जीन्स का एक्सप्रेशन होगा और इस तरीके से फिर रोल देखने को मिलता है RSPO1 का। अगर XY माइस जो है यहाँ पर बीटा कैटनिन का ओवर एक्सप्रेशन कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, ओवरी का फॉर्मेशन होगा, ना कि टेस्टिस का। क्यों, क्योंकि अगर आप बीटा कैटनिन का ओवर एक्सप्रेशन करेंगे XY माइस में तो SOX9 का एक्सप्रेशन नहीं होगा, और जब SOX9 ही नहीं है तो SF1 की मदद से एंटीकोलिन हार्मोन्स नहीं बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में फिर यहाँ पर टेस्टिस फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ओवरी का फॉर्मेशन ही होगा। इसीलिए इस बीटा कैटनिन को हम लोग क्या बोलते हैं,
प्रो ओवेरियन है और एंटी टेस्टिस कहा जाता है। मतलब ये ओवरी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगी लेकिन टेस्टिस फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगी। ठीक है, ये चीज़ लगभग सभी में देखी जाती है। ठीक, एज सीन इन द फीमेल बट नॉट द मेल, गोनाड ऑफ बर्ड, मैमल्स एंड टर्टल। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन। तो प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन में हमने ये देखा कि ओवरी फॉर्मेशन होगा कि टेस्टिस फॉर्मेशन होगा, डिफरेंट टाइप्स के जीन्स देखे जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवरी और टेस्टिस फॉर्मेशन के लिए। अब बात आती है सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन की। देखिए, सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये डिपेंड करता है हार्मोन्स पे जो कि सीक्रेट किससे होते हैं, गोनड से। जो टेस्टिस और जो ओवरी है उससे जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं उससे सेकेंडरी सेक्स डिटरमाइंड होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग मेनली हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने टेस्टिस फॉर्मेशन के दौरान देखा कि जब मेल का फॉर्मेशन हो रहा था या जब टेस्टिस फॉर्मेशन हो रहा था तो वहाँ पर दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज किए जा रहे थे। एक था एंटी मुलेरियन हार्मोन्स। टेस्टोस्टेरोन जो है लिडिक सेल से सिक्रीट किया जाता है और ये टेस्टोस्टेरोन जो है वुल्फियन डक्ट को कन्वर्ट कर देता है। वुल्फियन डक्ट से एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल जो इंटरनल पार्ट होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। मेल इंटरनल जेनिटलिया का फॉर्मेशन होता है। वहीं दूसरी तरफ ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये 5 कीटो स्टेरॉयड रिडक्टेज 2 की मदद से अपनी हाईली पोटेंट फॉर्म में या मोर पोटेंट फॉर्म डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, जिससे आगे जाके जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उनका फॉर्मेशन होता है। एंटी मुलेरियन हार्मोन्स के केस में हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो टेस्टिस में जो सर्टोली सेल हैं वो क्या करती हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन्स को रिलीज कर रही थी। किसके रिस्पॉन्स की वजह से, SOX9 की वजह से और SF1 की वजह से। ठीक है, तो जब ये एंटी मुलेरियन हार्मोन्स होगा तो ये क्या करेगा, मुलेरियन डक्ट को डीजनरेट कर देगा ताकि इंटरनल ऑर्गन फीमेल वाले ना बने। ओके, इसी एंटी मुलेरियन हार्मोन्स को हम मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन्स या MIH शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एस्ट्रोजन। फीमेल के केस में मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स का। फीमेल के केस में ये जो एस्ट्रोजन है ये मुलेरियन डक्ट से जो इंटरनल ऑर्गन है उनके फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा। ठीक, यूट्रस, ओविडक्ट, सर्विक्स, इनके फॉर्मेशन को ये स्टिमुलेट करेगा एस्ट्रोजन। तो इस तरीके से इन हार्मोन्स की मदद से मैमल्स में सेकेंडरी सेक्स डिटरमाइन होता है। तो ये था आज का टॉपिक। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया मैमल्स का सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के जो लेक्चर हैं उनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।